ये जो आखिर में मैंने एग्जांपल दी थी ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट की, ये समझ में आ गई आप लोगों के? जी सर, आ गई। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ये है बैक टू बैक क्रेडिट, बैक टू बैक एलसी, विच मीन्स द क्रेडिट इशूड इन गारंटीड बाय अनदर क्रेडिट। अच्छा, ये तकरीबन ट्रांसफरेबल से मिलता जुलता है, मतलब है तो नहीं एग्जैक्टली लेकिन यही एग्जांपल हम रख लेते हैं, जिसमें इंपोर्टर पाकिस्तानी है, एक्सपोर्टर दुबई में बैठा है, लेकिन अल्टीमेटली वो जो दुबई में बैठा है वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो चाइना से मंगवाता है। ठीक है, तो अब जो डील हुई है पाकिस्तानी पार्टी और दुबई की पार्टी के दरमियान डील हुई है। यहाँ की पार्टी ने एक एलसी खुलवाई और दुबई की पार्टी के फेवर में। दुबई का की पार्टी क्या करेगी, जब दुबई में जाहिर है एक बैंक होगा जो कि उसकी सारी चीजें एडवाइजिंग बैंक होगा, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस सारी कर रही होगी। तो ये जो पार्टी दुबई में बैठी है ये अपने बैंक के पास जाएगी और कहेगी कि देखें ये जो असल एलसी है जिसको मास्टर एलसी कहते हैं, ये एलसी तो खुल गई, पेमेंट गारंटीड है, पाकिस्तानी पार्टी जो है वो पेमेंट करेगी, उसका बैंक पेमेंट करेगा, उसने एलसी खुलवा ली है, तो सिक्योर्ड एलसी है। अब लेकिन एक्चुअली मुझे ये माल तो वहां से मंगवाना है चाइना से, तो अपने बैंक से वो रिक्वेस्ट करेगा कि ये माल मुझे चाइना से इंपोर्ट करना है, तो आप चाइना के अगेंस्ट एलसी खोलें। इसको कहते हैं बैक टू बैक एलसी। एक एलसी खुल गई थी ऑलरेडी जिसको मास्टर एलसी कहते हैं, और उसके बिहाफ पे एक सेकेंडरी एलसी खुल गई, उसी को देखते हुए, मतलब उसी को मद्देनजर रखते हुए एक सेकेंड एलसी खुल गई। तो इसको कहते हैं बैक टू बैक एलसी। अब होगा क्या, चाइना वाली पार्टी के साथ जो उसने मामला किया है, तो एक दूसरी एलसी के तहत वो पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, और जो चाइना का माल, चाइना की पार्टी जो माल शिप करेगी वो फिर उसको एड्रेस दिया होगा उधर का, पाकिस्तान का, तो वो डायरेक्टली पाकिस्तान शिपमेंट करेगी, लेकिन शिप करने के बाद डॉक्यूमेंट भेजेगी दुबई के बैंक को, क्योंकि एलसी तो यहाँ से खुली हुई है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस यहाँ से गई हुई है एलसी की, डॉक्यूमेंट्स की। तो दुबई के बैंक को वो अपना जो डॉक्यूमेंट है आफ्टर एक्सपोर्ट वो भेजेगा, और जब यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तो जो पेमेंट टर्म होगी उसके हिसाब से, अगर एलसी एट साइड है पेमेंट कर देगा। और दूसरी तरफ फिर पाकिस्तानी बैंक को, अब जाहिर है अब यहाँ से फिर डॉक्यूमेंट, ये वाला बैंक फिर पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट को, पाकिस्तान के बैंक को डॉक्यूमेंट भेजेगा, वही डॉक्यूमेंट्स। तो जब वो डॉक्यूमेंट्स होंगे या कोई और डॉक्यूमेंट्स होंगे जो भी उसके दरमियान टर्म्स कंडीशंस जो तय हुई हैं, वो डॉक्यूमेंट जब पाकिस्तान के बैंक को भेजेगा तो फिर उस हिसाब से पेमेंट की जाएगी पाकिस्तान के बैंक की तरफ से। तो इसको कहते हैं बैक टू बैक एलसी। बैक टू बैक एलसी सिंपल इज दैट कि एक एलसी पहले खुलती है, ठीक है, और उसके बाद फिर एक दूसरी एलसी खुल जाती है। नॉर्मली ये ट्रेडर्स कर रहे होते हैं। ये तो एक सिंपल सी मिसाल थी जहां से चाइना से माल आ रहा है। अब फर्ज करें कि हो सकता है कि माल कुछ चाइना से मंगवा रहा हो, कुछ इंडिया से मंगवा रहा हो, कुछ वो जैम्बिया से मंगवा रहा हो, साउथ अफ्रीका से मंगवा रहा हो, तो ये फिर मुतअद्दिद एलसियां खुलेंगी उस मास्टर के बेस पर, उस मास्टर एलसी की बेस पर मुतअद्दिद फिर एलसियां खुल जाएंगी। इसको कहते हैं बैक टू बैक एलसी। सही, ये बात क्लियर है? जी सर, क्लियर। फिर आते हैं रिवॉल्विंग और रिन्यूएबल क्रेडिट, रिवॉल्विंग एलसी। आइडिया है किसी को रिवॉल्विंग एलसी क्या होती है? जी, उसमें पीरियड एक्सटेंड हो जाता है, पेमेंट पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। नॉर्मली इसमें ऐसे ही होता है। रिवॉल्विंग एलसी को आप इस तरह से देखें, रनिंग फाइनेंस जैसी फैसिलिटी होती है। एक रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी होती है ना, जिसमें बैंक एक फैसिलिटी आपको दे देता है, एक लिमिट आपको दे देता है, तो उसके अंदर रहते हुए आप जब चाहे अपने अकाउंट से आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रनिंग फाइनेंस की उसी तरह से ही एक रिवॉल्विंग एलसी होती है, जिसमें एलसी एक दफा खुलती है। ये नॉर्मली वहां पर होता है जहां पर एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के दरमियान रिलेशन ऐसा है कि फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग हो रही है, फ्रीक्वेंट, हर महीने में फर्ज करें कि शिपमेंट हो रही है,
तो वहां पर हर शिपमेंट के लिए अलग अलग एलसी नहीं खोलेंगे, एक ही एलसी खोलेंगे पूरे साल भर के लिए, मिसाल के तौर पर। कुछ भी हो सकता है, साल के लिए, 6 महीने के लिए। तो एक एलसी खोल ली, फर्ज करें कि अगर मंथली पेमेंट हो रही है हर महीने, 50-50 हजार डॉलर की कोई ट्रांजेक्शन होती है दोनों के दरमियान, 50-50 हजार डॉलर की बस बायर खरीद रहा होता है, तो होगा क्या कि पूरे साल में 6 लाख की एक एलसी खुल जाएगी, क्योंकि साल भर में 50/50 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 लाख बनते हैं। तो 6 लाख की एक एलसी खुल जाएगी, और हर महीने, अब दोबारा से हर ट्रांजेक्शन के लिए आपको अलग से एलसी खोलने की जरूरत नहीं है, एक दफा खुल जाएगी। उसके बाद बस शिपमेंट होगी, उसमें पेमेंट होगी, शिपमेंट होगी। और जब आप पेमेंट करेंगे तो आपका एक जो जिसको कहते हैं ना कि दोबारा से वो लाइन दोबारा से खड़ी हो जाएगी, जैसे कि नॉर्मली रनिंग फाइनेंस में होता है कि आप ये करते हैं। रनिंग फाइनेंस में आपने कुछ पैसे उठा लिए, जब वापस आपने डाल दिए तो आपका वो जो लिमिट है वो दोबारा से इंटैक्ट हो गया। इसी तरह से ये रिवॉल्विंग एलसी में भी होता है। यहाँ पर लिख रहे हैं रिवॉल्विंग और रिन्यूअल क्रेडिट, विच मींस द बेनिफिशियरी कैन रिपीटेडली सबमिट न्यू डॉक्यूमेंट्स फॉर न्यू ऑपरेशंस विद इन द लिमिट्स ऑफ द क्रेडिट अमाउंट एंड ड्यूरिंग इट्स परमिसिबल। ठीक है, वो नए नए डॉक्यूमेंट्स, नए ऑपरेशंस कर रहा होता है एक लिमिट के अंदर, या क्रेडिट की कोई लिमिट होगी या फिर ड्यूरेशन की कोई लिमिट होगी। इसकी फर्दर डिटेल्स हैं, इतनी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, कि जिसमें होता है टाइम बेस्ड रिवॉल्विंग एलसी या वैल्यू बेस्ड रिवॉल्विंग एलसी, डिटेल है लेकिन बस आप इतना याद रखें कि इस तरह की एक एलसी होती है जिसमें एक मास्टर एलसी खुलती है, और फिर उसमें अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग एलसी खोलने की जरूरत नहीं होती, वो उसी के तहत फिर मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन हो रही होती है। फिर एलसी की एक टाइप होती है रेड क्लॉज और एडवांस पेमेंट क्रेडिट। ये क्या होता है, एनी आइडिया? रेड क्लॉज एलसी क्या होती है? सर इसमें रेड कलर से क्लॉज लिखा होता है, रेड क्लॉज एलसी में, और इसमें ये भी टर्म्स होती हैं। आइदर जो है वो क्रेडिट, सॉरी, जो पेमेंट है वो सेलर को एडवांस में दी जाती है, 70-30% या 50-50% इस तरह करके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि रेड क्लॉज एलसी वो एलसी होती है जिसमें एडवांस पेमेंट, देखिए उमूमन शिपमेंट के बाद, डॉक्यूमेंट्स के बाद पेमेंट होती है। एलसी एट साइड जो कि सबसे फास्टेस्ट पेमेंट एलसी है, उसमें भी जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे पेमेंट नहीं होती। लेकिन रेड क्लॉज एलसी में शिपिंग डॉक्यूमेंट से पहले भी, यानी शिपमेंट से पहले भी पेमेंट हो सकती है, एडवांस पेमेंट हो सकती है। या तो 100% फुली हो सकती है, या एक सर्टन परसेंटेज हो सकती है, जैसे 30% होगी, 50% होगी, 70% होगी। तो इस वाली एलसी को कहते हैं रेड क्लॉज एलसी, और इसको रेड क्लॉज इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो ये वाली बात होती है ना कि आप एडवांस में इतना परसेंट पे करेंगे, ये रेड लिखा होता है, रेड उसमें कलर में लिखा होता है, ताकि फौरन से पता चल जाए। इसको कहते हैं रेड क्लॉज एलसी। ठीक है, ये भी एक एलसी की टाइप होती है। अच्छा, ये सिर्फ आपको ये जरूरी, आई डोंट थिंक कि ये एग्जाम में ये सारी टाइप्स आएंगी, लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इनसे रिलेटेड, लेकिन डेफिनेशन तो ऑब्वियसली नहीं आएगी। फिर ये कहते हैं कि एलसी की और भी टाइप्स हो सकती है, इंपोर्ट एलसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट एलसी, डिपेंडिंग ऑन द इशूइंग बैंक, लोकल एंड फॉरेन क्रेडिट। लोकल एलसी भी होती है, ये जरूरी नहीं है कि एलसी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी हो, के लिए ही हो। नॉर्मली लोकल बाइंग सेलिंग के लिए भी एलसीज होती हैं। फिर कंफर्म्ड एंड अनकंफर्म्ड एल क्रेडिट्स, पार्शियल शिपमेंट एंड नॉन पार्शियल, ये डिफरेंट टाइप्स वो बता रहे हैं। ऑन साइट और इमीडिएट पेमेंट क्रेडिट, ये हम बता चुके हैं। ऑन साइट होती है तो साइट एलसी होती है, और डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे होती है तो यूजेंस होती है। एक्सेप्टेंस क्रेडिट, निगोशिएबल क्रेडिट, सिंडिकेट क्रेडिट, जिसमें एक से ज्यादा बैंक मिलकर कोई एलसी, एलसी की अमाउंट इतनी बड़ी है कि एक बैंक उसको कर नहीं पाता, मुख्तलिफ बैंक आ जाते हैं। ठीक है, फिर ये स्टैंड बाय क्रेडिट है। जी नूर, कुछ कह रही हैं आप? जी सर, मैं ये ऐड करना चाह रही थी ऐसे जनरल नॉलेज के लिए, कि जिस तरह से रेड क्लॉज एलसी है ना, इसी तरह से एक ग्रीन क्लॉज एलसी की होती है, वो भी मतलब एलसी की बिल्कुल टाइप बिल्कुल है। ठीक। उसमें वही सेम ग्रीन कलर से क्लॉज एडिट होता है, और उसमें भी सर्टेन अमाउंट होता है जो हमें एडवांस में पे करना होता है। बस यही बोलना था। बिल्कुल ठीक है। ग्रीन क्लॉज एलसी भी, चूंकि इसने बताया नहीं इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बताया। टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन समटाइम्स
द पर्सन कंफ्यूज्ड। इस वजह से फिर मैंने नहीं बताया था कि तो बाकी आपके पास ये ग्रीन क्लॉज एलसी भी ठीक होती है है, सर जी। लेकिन यहाँ पर इसने सिर्फ रेड क्लॉज बताने पे इक्तिफा किया है, तो हम भी इसी पे इक्तिफा कर लेते हैं। तो फिर आगे इन ये दोनों में स्टैंड क्या बाय डिफरेंस होता है, एलसी। ग्रीन और रेड का? जी ग्रीन और रेड, इसमें क्या क्लॉज डिफरेंस होता है? देखिए, आप सिर्फ रेड क्लॉज एलसी को सामने रखे हैं, इसने सिर्फ आपको रेड क्लॉज बताया। ठीक है, ग्रीन क्लॉज को आप फिलहाल छोड़ दें, जब स्टैंडर्ड में जिक्र नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिर्फ रेड क्लॉज काफी है आपके लिए। रेड क्लॉज एलसी सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि उसमें एडवांस पेमेंट एक सर्टेन हिस्सा या फुली उसकी एडवांस पेमेंट में हो, यानी एलसी होगी वो। लेकिन नॉर्मल एलसीज में क्या होता है कि शिपमेंट के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट्स जब आएंगे तो पेमेंट होगी, यानी डॉक्यूमेंट्स के बाद ही होगा जो होगा। लेकिन रेड क्लॉज एलसी में पेमेंट का एक हिस्सा या फुल पेमेंट डॉक्यूमेंट से पहले ही उसको पेमेंट कर दी जाती है एक्सपोर्टर को। तो चूंकि ये वाली जो क्लॉज है ये रेड में होती है, इसको इसलिए इसलिए इसको कहते हैं रेड क्लॉज एलसी। ठीक है, ठीक है शबी। फिर आगे बात करें स्टैंड बाय क्रेडिट की, स्टैंड बाय एलसी। स्टैंड बाय एलसी और नॉर्मल एलसी में बस एक छोटा सा फर्क, इसको देखिए ब्रैकेट में इन्होंने गारंटी क्रेडिट कहा हुआ है, इसको गारंटी एलसी भी कहते हैं। नॉर्मल एलसीज में बैंक गारंटी कर रहा होता है उस पेमेंट को, और पेमेंट खुद कर रहा होता है। पेमेंट खुद, पेमेंट की असल ऑब्लिगेशन बैंक की होती है। ठीक है, नॉर्मल एलसीज में कि जैसे ही डॉक्यूमेंट मिलेंगे पेमेंट बैंक को करनी है, अब बैंक खुद करे या कहीं से लेके दे, तो करनी बैंक को। लेकिन स्टैंड बाय एलसी में ये फकत सिर्फ गारंटी की हद तक होता है। बैंक ये कहता है कि अगर बायर ने पेमेंट ना किया तो मैं पेमेंट करूंगा, यानी कि ये बिल्कुल गारंटी की तरह है। जो नॉर्मल गारंटी होती है ना, लेटर ऑफ गारंटी, ये हु बहू उसी की तरह है। कि नॉर्मल गारंटी में क्या होता है कि अगर इस शख्स ने पे नहीं किया तो मैं पे करता हूँ, नॉर्मल गारंटी यही होती है। तो एलसी में पेमेंट की असल जो जिम्मेदारी है वो बायर की ही है, बैंक की नहीं है। स्टैंड बाय क्रेडिट में, सॉरी, स्टैंड बाय एलसी में जो जिम्मेदारी है वो बायर की है पेमेंट करने की, बैंक की नहीं है। बैंक ऐसा गारंटोर होता है सर, कि अगर वो पेमेंट ना करे तो फिर जो एक्सपोर्टर है वो फिर बैंक से मुतालबा कर सकता है कि भाई इसने पेमेंट नहीं की तो आप पेमेंट करें। नॉर्मल एलसीज में पेमेंट की जिम्मेदारी सारी की सारी बैंक की होती है, एक्सपोर्टर बैंक को ही पूछेगा। ठीक है, वो बायर को नहीं पूछेगा, बैंक को ही पूछेगा भाई आपने पेमेंट क्यों नहीं दी, वगैरह वगैरह। ये बात समझ में आ रही है स्टैंड बाय क्रेडिट में, स्टैंड बाय एलसी में और नॉर्मल एलसी में क्या फर्क है? जी बिल्कुल सही, ठीक है सर, क्लियर है। सभी क्लियर है? जी सर। पहले आगे चलते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगी? एलसी की खुसूसियात क्या क्या है? ये कह रहा है कि डीलिंग इन डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अलोन, इज एग्जीक्यूटेड विदाउट रेफरेंस टू द गुड्स। ये बात वही कर रहा है कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट में डील करते हैं एलसीज में, आप एक्चुअली गुड्स में डील नहीं करते। अब उसने शिपमेंट करनी है, फर्ज करें कि एल्यूमिनियम भेजना है, एक्सपोर्टर ने एल्यूमिनियम भेजना है, लेकिन वो एल्यूमिनियम की जगह पे कुछ भी भेज दे, डॉक्यूमेंट में अगर एल्यूमिनियम आ रहा है तो बैंक के लिए वही काफी होगा। बैंक सिर्फ डॉक्यूमेंट में देखेगा डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, एक्चुअली शिप किस तरह से हो रही है, तो वो नॉर्मली बैंक्स अपने ऊपर नहीं लेते, नॉर्मली क्या लेते ही नहीं। लेकिन इस्लामिक बैंक्स में जब आप शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग करते हैं तो उसमें फिर थोड़ा सा फर्क आ जाता है, उसको फिर हम तफसील से देखेंगे। Documentary credit in essence makes it binding for the bank to execute the credit whenever the beneficiary presents within the duration of the validity of the contract the documents required by the credit and conforming to the instructions। ये बात हम मुतअद्दिद दफा कर चुके हैं
कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में जिम्मेदारी बैंक की आ जाती है पेमेंट की, जब भी बेनिफिशियरी यानी कि एक्सपोर्टर प्रेजेंट करेगा डॉक्यूमेंट्स को उस स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, उन हिदायत के मुताबिक जो कि उसको दी गई हैं। ओपनिंग ऑफ क्रेडिट बाय द बायर, दो इट मे बी एक्टेड अपॉन विद सर्टेनिटी, इट इज नॉट कंसिडर अ फाइनल पेमेंट। वो ये कह रहा है कि भाई एलसी खोलने का मतलब फाइनल पेमेंट नहीं होता। फाइनल पेमेंट वही होता है जब पेमेंट होगी। फकत उसने चूंकि एलसी खोल ली है तो ये पेमेंट नहीं समझी जाए, ये यही बात कर रहा है। द बायर रिमेन्स लायबल फॉर द पेमेंट अंटिल द बैंक पेज द वैल्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। बैंक बायर के ऊपर जिम्मेदारी है पेमेंट की जब तक के बैंक खुद पेमेंट नहीं करता। However, the seller does not have a right to request payment from the buyer as long as the credit subsists and is valid. सिंपल सी बात है। अगली क्लॉज पे चलते हैं। The bank is obliged to pay the value of the credit to the beneficiary when the letter presents the document that, मतलब वो भी वही बात रिपीट कर रहा है कि बैंक के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद हो जाती है जब भी डॉक्यूमेंट्स वो बेनिफिशियरी प्रेजेंट करेगा, एक्सपोर्टर प्रेजेंट करेगा, जब तक एक्सेप्ट अपॉन प्रूफ ऑफ फ्रॉड, कोई फ्रॉड का कोई जब तक प्रूफ ना हो, या फोर्जरी का डॉक्यूमेंट में किसी भी किस्म की फोर्जरी का प्रूफ ना हो, और इन द केस ऑफ अ कोर्ट डिसीजन डिक्लेयरिंग द सेल कॉन्ट्रैक्ट नल एंड, भैया कोई कोर्ट का डिसीजन है जिसमें इस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड करार दिया गया। अब ये देखिए यहाँ पर अहम बात आ जाती है जो मैं बात कर रहा था आपसे, कि वो कह रहा है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट आर सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, इनको टर्म्स जिसको कहते हैं। वो कह रहा है कि ये जो जिम्मेदारियां हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, ये सारी चीजें, या रिस्क है, इवन रिस्क वगैरह, ये कवर की जाती है नॉर्मली इनको टर्म्स में। तो इनको टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनकी बेस पर एलसीज खुलती हैं, कि उसमें किन इनको टर्म्स की बुनियाद पर ये किया जा रहा है। अब ये देखिए, ये भी इन्होंने इनको टर्म्स 2000 लिखा है, ये 2003 का स्टैंडर्ड है। तो उस वक्त ये इनको टर्म्स 2000 अप्लाई होते थे। अब कौन सा इनको टर्म अप्लाई हो रहा है, किसी को आइडिया है? सर 2010 के, अभी सॉरी हो रहा है 2020 के, 20 2020, के, अभी जी जी 2020 हो रहा है। 2000 देखिए, हर 10 साल में ये रिवाइज होता है। जी। ठीक है, जो 2003 में ये इनको टर्म्स 2000 चल रहे थे, 2010 में ये नए इनको टर्म्स आए, मतलब होते तो वही हैं, उसमें फिर कुछ तब्दीलियां ये कर देते हैं। फिर उसके बाद 2020 में ये नए इनको टर्म्स आए, और अभी जो अप्लाई हो रहा है तो 2020 इनको टर्म्स 2020 अप्लाई हो रहा सर है। ये इनको स्टैंडर्ड पुराना है टर्म तो इनको इसमें टर्म्स और यूसीपी सर एक ही हो गया ना सर? नहीं नहीं, अलग अलग होते हैं, इनको टर्म्स अलग होते हैं, यूसीपी यूसीपी तो अलग वो होता है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इशू करता है, और इनको टर्म्स सर कौन इशू करता है वैसे? इनको टर्म्स भी आईसीसी ही इशू करता है। एसईसी। जी इनको टर्म्स इनको में देखिए टर्म में ये बेसिकली, होता है कि इंटरनेट, जी जी बोले। सर इनको टर्म जो होते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स होती है, जिसमें रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की जाती हैं बायर हम्म और सेलर की। बताया जाता है कि बायर का रिस्क कहाँ पे खत्म हो जाएगा और सेलर का कहाँ हो जाएगा, पोर्ट ऑफ शिपमेंट तक है या पोर्ट ऑफ लोडिंग तक है। तो ये इसलिए इन्होंने हम्म ये इनको टर्म्स बनाए, ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट हो तो उसको हम बता सकें कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता था और कौन जो है इसके चार्जेस बेयर करेगा। तो इसे पूरा इसको डिफाइन किया गया है। सही है। साथ यूसीपी भी बता दें, यूसीपी में क्या होता है, यूसीपी 600 में। यूसीपी में तो एलसी जी यूसीपी में तो एलसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट के क्रेडिट से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, कि कब आपको डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट आएगा तो तब आपको रिफ्यूजल चलाना है या क्या करना है, अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट करनी है, MT 700 या 900, या जैसे आपने पहले भी बताया कि बैंकर को ये बात रटवा दी जाती है कि बैंक्स डील इन डॉक्यूमेंट्स नॉट इन गुड्स। तो ये भी यूसीपी 600 का आर्टिकल नंबर 5 है, जिसमें ये उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि बैंक का काम सिर्फ डॉक्यूमेंट में डील करना है। तो इस तरह जितनी भी एलसी से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन है वो यूसीपी 600 में है, और इनको टर्म्स में बायर और सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई है, कि वो बाय हम्म एयर आएगा तो सीपीटी है, बाय सी है तो एफओबी है, सीएफआर है, इस टाइप की इनको टर्म्स वैल्यू एडिशन 11 किया, है। तो बहुत जबरदस्त। यूसीपी 600 जो है वो 39 आर्टिकल है उसमें।
सही, बिल्कुल ठीक है। अगर देखें, अगर आप कर सकते हैं ना, तो आप अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लें। इनको टर्म लिखेंगे तो आ जाएगा, इनको टर्म 2020 आ जाएगा। तो वो आप ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें हर इनको टर्म की डिटेल है। अगर ये वैसे रेडीली और ये आपके सर पास होना ज्यादा चाहिए, है भी खासतौर नहीं, पे। टोटल 11 है, ज्यादा नहीं है ये, जी, मतलब बहुत ही इजी, वन पेजर होगा ये ज्यादा से ज्यादा। अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे ना, तो ये 11 के 11 आपके पास आपके हाथ में आ जाएंगे। तो जब भी आपको रेफर करना हो, जब भी कोई डिस्कशन हो या कोई देखना हो, तो आप इजीली इसमें देख सकते हैं। तो इनको टर्म्स बेसिकली, जैसा कि नूर ने बताया, कि ये बायर और सेलर के दरमियान रिलेशनशिप को बताता है कि शिपमेंट की जिम्मेदारी किसकी है, कौन कौन से कॉस्ट को बेयर करेगा, कि कौन रिस्क को बेयर करेगा, कहाँ से किसका रिस्क शुरू होगा। ये सारी चीजें इसमें डिफाइन होती हैं। इसमें मुख्तलिफ इनको टर्म्स होते हैं, जैसे कि एक्स वर्क है, FCA, CPT, CIP, DAP। और पाकिस्तान में जो सबसे मशहूर चल रहा होता है वो कौन सा है? पाकिस्तान में नॉर्मली हम किस बेसिस पे LC खोल रहे होते हैं? CFR पे। एग्जैक्टली exactly। तो ये डिफरेंट आपके इनको टर्म्स हैं जो के देखने होते हैं, जिसमें ये डिटेल्स होती है किसकी क्या जिम्मेदारी है। यूसीपी की भी कोई ऐप है सर? यूसीपी का भी कोई लिंक है? यूसीपी का भी? UCP का कोई ऐप देखा तो नहीं है मैंने। इसका है, इनको टर्म्स का है 2020, और इसमें डिटेल्स है। मतलब इवन हर इनको टर्म की डिटेल है कि भाई किसकी क्या, कहाँ तक है, पूरे इसमें सारी चीजें आ रही होती है, डिटेल में आ रही होती है। देखिए, एक्सपोर्टर इंपोर्टर शिप करते हैं माल, या तो शिप कर सकते हैं या जहाज के जरिए भेज सकते हैं। ठीक है। या फिर बाय ट्रेन भेज सकते हैं अगर पास में उनके बॉर्डर्स हैं। या फिर ये बाय ट्रक भी जा सकता है। मुख्तलिफ मोड्स इसमें आपके पास मौजूद हैं। फिर इसमें जब ये शिपमेंट करता है, तो यहाँ एक्सपोर्टर, फर्ज करें एक्सपोर्टर पाकिस्तान में बैठा है, वो US से शिप कर रहा है। तो पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर बैठा है, तो उसकी क्या जिम्मेदारी, वो बनाकर क्या फकत उनको दे देगा, यहाँ तक उसकी जिम्मे बनाने की हद तक जिम्मेदारी है? या ये कि उसको ये माल लेके जाना है, उसको शिप तक, मतलब शिप तक चढ़ाना है, या पोर्ट तक पहुंचाना है? पोर्ट से आगे की जिम्मेदारी फिर वो USA वाली कंपनी की जिम्मेदारी है? या ये कि इसको ऑन बोर्ड, शिप ऑन बोर्ड करना है, उसके वहां तक उसकी जिम्मेदारी है, उससे आगे फिर उसकी जिम्मेदारी है अखराजात को बेयर करने की? या फिर ये कि समटाइम्स ये होता है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ इंपोर्टर के उस तक पहुंचाए, उसकी शिप उसके पोर्ट तक पहुंचाए। तो ये भी एक इनको टर्म बनता है। फिर उसके बाद फिर उसकी फैक्ट्री तक पहुंचाने का एक सर्टेन इनको टर्म है। तो इस पर पहले इत्तेफाक किया जाता है कि जब भी निगोशिएट किया जाता है बायर और सेलर के दरमियान, तो इनको टर्म्स पर इत्तेफाक किया जाता है। उन इनको टर्म्स के तहत LC खुलती है। ठीक है। वो जो भी LC खुलेगी उनके तहत खुलेगी। और आपके यहाँ जो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन का ताल्लुक है ना, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक आपके इनको टर्म्स के साथ होता है। ठीक है। तो ये इनको टर्म्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप FOB बेसिस पे कर रहे हैं, या CFR बेसिस पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिस्क ट्रांसफर हो जाता है एक्सपोर्टर से इंपोर्टर को, जब वो शिप कर देता है, शिप ऑन बोर्ड कर देगा। ठीक है। फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं FOB जिसको कहते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर FOB बेसिस या CFR बेसिस पर खुले होते हैं LCs है। तो यहाँ पर अगर FOB बेसिस पर है, तो जैसे ही शिप करेगा, ये इस तरह की क्वेरीज हमारे पास शरिया में बहुत आती है। जैसे हमारा एक क्लाइंट था, वो एक्स वर्क की बेसिस पे कर रहा था। अब वहां पर मतलब हम इस्तेस्ना कर रहे थे उसके साथ। अब उसने जो शिपमेंट करनी थी वो एक्स वर्क बेसिस पे करनी थी। और बाय बाय एयर उसने भेजना था बेसिकली। वहां पर मुझे अभी याद आ रहा है, बाय एयर भेजना था, तो एक्स वर्क की बेसिस पर था। अब एक्स वर्क में हम कहाँ से ये समझे कि हमारा रिस्क ट्रांसफर हो गया है, उसको सेल हम कब से समझें? तो एक्स वर्क में आपको पता है कि जैसे ही वो माल तैयार हो जाता है और वो लोड हो जाता है, गालिबन ऐसे ही है कि जब वो जैसे ही माल ट्रक पे लोड हो जाएगा, वहां पर सेलर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है और रिस्क शुरू हो जाता है बायर का। तो यहाँ से फिर हमने उसको काउंट किया था कि यहाँ से बेसिकली हमारा इस्तिस्ना कंक्लूड हो गया, यानी सेल हो गई है। वरना अदरवाइज अगर FOB बेसिस पे होता या CFR बेसिस पे होता, तो जब तक ये माल वहां पर शिप ऑन बोर्ड ना हो जाता, तब तक वो हमारा ही माल तस्वुर होता, रिस्क ट्रांसफर ना होता। जब वो माल शिपमेंट कर देगा तो हमारा रिस्क ट्रांसफर तस्वुर किया जाएगा, और उसके बाद फिर हम अपने बुक्स में दिखाएंगे कि हमारा इस्तिस्ना सेल आउट हो गया। ठीक है। सिस्टम में दिखाना होता है कि आपको आपका इस्तिस्ना सेल आउट हो गया है, इस्तिस्ना गुड्स, ताकि आपकी अक्रूवल शुरू हो सके। इससे पहले आपके लिए अक्रूवल जायज नहीं होता शरी पॉइंट ऑफ व्यू से।
इस्तिस्ना में जब तक माल शिप नहीं हो जाता, या जब तक माल का रिस्क ट्रांसफर नहीं हो जाता अगली पार्टी को, तब तक आपका जो रिस्क है आपके ऊपर रहता है, और आप कोई प्रॉफिट लेने के मजाज नहीं। प्रॉफिट तभी लेंगे जब आपका, बहरहाल ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्स हैं, इनको टर्म्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। शरी लिहाज से देखना जरूरी होता है कि एलसी किन इनको टर्म्स के तहत खुली है, ताकि उसके हिसाब से उसका हुक्म लगाया जा सके कि आपका एक्चुअल में कंस्ट्रक्टिव पोजीशन कब आ रही है, कब जा रही है। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड पुराना है, तो इसमें इनपुट टर्म 2000 का जिक्र है। अब इनपुट टर्म 2020 2020 राइज है, और डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के लिए भी इसने यूसीपी 500 को रेफर किया। अब जो हमारे पास चल रहा है वो यूसीपी 600 है। फिर ये शरिया रूलिंग्स की बात कर रहे हैं, शरिया रूलिंग्स ऑन डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स की, कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स के क्या शरई अहकाम है। तो इसको बस देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर बाद वाले सेशन में करते हैं। बस ये एक थ्री देख लेते हैं, 3/1 है, देख लेते हैं। ये कहते हैं कि परमिजिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट की क्या इजाजत, उसकी उसका उसका जवाज क्या है। तो कह रहे हैं डीलिंग इन डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इंक्लूड एजेंसी ऑफ फॉर प्रोवाइडिंग प्रोसीजरल सर्विसेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा, वो वही बात कर रहा है तो जो मैंने आपको शुरू में कही थी ना, कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट शरई नुक्ते निगाह से दो कॉन्ट्रैक्ट का मजमू होता है। एक वकालत होती है, एजेंसी होती है, जिसमें आप उन डॉक्यूमेंट्स का जायजा लेते हैं, उसकी स्क्रूटनी करते हैं। ठीक है। और दूसरा हिस्सा है बैंक की तरफ से जमानत पर मुश्तमिल है, कि बैंक का जामिन है पेमेंट के हवाले से। लिहाजा शरई नुक्ता निगाह से एलसी का ये हुक्म, ये दो चीजें आ जाती हैं, वकाला भी, कफाला भी। फिर ये कहते हैं कि ओपनिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, वो कह रहा है कि ये जो तमाम इकसाम इन्होंने ऊपर बताई थी, वो कह रहा है कि इनके एलसी खोलने के हवाले से जितने भी जो भी इसके हवाले से खोलना या इसका जारी करना या इसकी कंफर्मेशन करना सब जायज़ है। ऊपर जितनी भी इन्होंने टाइप्स बताई थी, चाहे वो कस्टमर के ऑर्डर पर हो या फिर बैंक अपने लिए करे। ठीक है। तो ये तमाम चीजें वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ऊपर जायज जो मंदरजा तमाम जो टाइप्स हैं वो जायज है, उसी को इसने एलोबरेट किया। फिर ये कहते हैं इट इज नॉट परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन टू अंडरटेक ट्रांजैक्शंस इन डॉक्यूमेंट इन अकॉर्डेंस विद व्हाट इज स्टेटेड इन आइटम एदर फॉर इटसेल्फ और व्हेन सच क्रेडिट पर्टेन्स टू गुड्स दैट आर प्रोहिबिटेड बाय शरिया। देखिए वो बात ये कर रहा है कि ये तमाम एलसीज की इकसाम जायज तो हैं, लेकिन फिर ये देखा जाएगा कि आप ये जो एलसी खोल रहे हैं वो कोई ऐसी चीज से मुतल्लिक तो नहीं है जो कि शरई तौर पर जायज नहीं है। ठीक है। मसलन इसमें अगर आप कोई ऐसी चीज जिसमें शरीयत बाइंग सेलिंग से मना करती है, वो उसकी एलसीज ना हो, शराब की एलसीज ना हो, या फिर ये कि कुछ उसमें टर्म्स कंडीशंस ऐसी हो जो कि हराम की तरफ लेके जा रही हो। मसलन उसमें सूद का जिक्र हो, सूद का जिक्र सराहतन हो सकता है, क्लियर टर्म्स में। ये आगे यही बात कर रहा है कि अगर सूद का जिक्र बिल्कुल क्लियर टर्म्स में हो, जैसे कि आप ये कहें कि अगर एलसी की पेमेंट अगर टाइमली ना की जाए तो फिर इतना ऊपर अदा करना पड़ेगा, तो अब ये ऑब्वियसली ये तो सूद ही है। इस तरह की जो कंडीशंस के साथ अगर एलसी खोली जाएगी तो वो जायज नहीं होगा। या फिर ये कि सराहतन सूद ना हो लेकिन जिम्नन सूद हो, जिसमें ये कहा गया जाए कि बिल ऑफ एक्सचेंज है वो उसको डिस्काउंट करके पेमेंट दी जाएगी। तो आपने पहले पढ़ा था, इसी कहीं पर स्टैंडर्ड्स में आ रहा था कि बिल डिस्काउंटिंग जायज नहीं है। बिल को डिस्काउंट करना, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करना जायज नहीं है। अगर $1 लाख की का बिल है, तो आप $1 लाख जो कि 30 दिन बाद आपको अदा करने हैं, आप परचेज कर लें उससे, मतलब डिस्काउंट पे उसको बेच दें। आप ये कहें कि ठीक है मैं तुम्हें इसके 95,000 देता हूँ, उसको 95,000 दे दिए बेनिफिशरी को, और उसको आज पेमेंट, उसको फायदा ये हुआ कि आज पेमेंट मिल गई उसको, लेकिन आपको फायदा ये हुआ कि आप 5,000 कमा लेंगे। ठीक है। तो ये इसको ये भी जायज नहीं है, क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज इसकी इसको डिस्काउंट करना जायज नहीं है। ये लंबी चौड़ी बात है, इसने बस इसी तनाजुर में की है। फिर ये कह रहे हैं बैंक द बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू एग्जीक्यूट द क्रेडिट व्हेन इट कंफर्म्स टू द टू इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट अपॉन प्रूफ ऑफ फ्रॉड। वही बात जो रिपीट की गई है कि बैंक की जो ऑब्लिगेशन है, जब उसको तमाम डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे सही हालत में, तो उसकी पेमेंट की ऑब्लिगेशन तब शुरू होगी।
फिर ये छोटा सा है, इसको देख लेते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट प्रेसिडिंग द ओपनिंग ऑफ क्रेडिट। एलसी खोलने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बात कर रहा है, यानी जो बायर और सेलर के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा ना जिसकी बेस पे अब एलसी खुल रही है, उसकी बात कर रहा है। इट इज परमिसिबल फॉर द सेलर टू स्टिपुलेट इन द सेल कॉन्ट्रैक्ट दैट पेमेंट बी मेड थ्रू डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। वही सिंपल सी बात है कि वो अगर ये आपस में कहते हैं कि भाई जो पेमेंट होगी वो एलसी के थ्रू होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। It is permissible to secure international transaction using documentary credit provided that the secured transaction do not violate the rules of the Sharia। ये इंटरनेशनल ट्रेड में आप एलसी को इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते कि वो एलसी शरिया के टर्म्स को वायलेट ना करती हो। फिर ये लास्ट क्लॉज है कि when the contract stipulates that the interpretation is subject to input terms। अगर आप ये कहते हैं कि आपकी ये जो एलसी है ये इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो इनको टर्म्स के तहत होगी और यूसीपी 600 के तहत होगी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंट। हाँ, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल सेल ऑफ ट्रेड। अगर आप ये कहते हैं कि इनको टर्म्स के हवाले से होगी या फिर यूनाइटेड नेशन की कोई इंटरनेशनल सेल के हवाले से कोई कन्वेंशन है, आप उसको रेफर करते हैं और एनी अदर रेफरेंस, देन सच पोटेंशियल इंटरप्रिटेशन इज सर्कमस्क्राइब्ड विद अ कंडीशन दैट इट मस्ट नॉट वायलेट द रूल्स ऑफ द शरिया। तो ये देखना जरूरी है कि ये जो टर्म्स है ना, इनको टर्म्स जिसको रेफर किया गया हो वो शरिया के रूल्स से वायलेट ना कर रहा हो। वैसे बाय द वे इनको टर्म्स को मैंने जहां तक देखा है कोई भी इनको टर्म ऐसा नहीं कि जो शरिया के किसी उसूल से को वायलेट कर रहा हो, मेरी नजर से नहीं गुजरा। तो कोई ऐसी चीज उसमें नहीं है सो फार, मेरी कोई कभी इस तरह से नजर से नहीं गुजरा। सर यूनाइटेड नेशन ठीक है वाले जी, में एक दो चीजें आई हैं ऐसी, उसमें है ऐसा कुछ। वो यूनाइटेड उसका नेशन में मुताले और मैंने नहीं किया। यूनाइटेड नेशन में और जिनेवा कन्वेंशन के थ्रू जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होती है उसमें है। उसमें तो हमें सब कुछ तो क्रॉस करवाना पड़ता है, मतलब एज ए अच्छा, ये गारंटर की वजह पाकिस्तान में से। नॉर्मली क्या रेफर होता है, इनको रेफर करते हैं हम तो इनको टर्म्स को रेफर कर रहे होते हैं ज्यादातर। सर जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, जैसे फॉर कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, और उसके लिए जो यहाँ से ट्रेड होती है थ्रू हमारे चैनल से, उसमें जनरल कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के थ्रू ही होती है, जिसमें वी आर बाउंड टू, हम उस ट्रांसलेट को सिक्योर भी करते हैं, उसको गारंटी भी करते हैं, उसको पास ऑन भी करते हैं। तो वी वर इन्वॉल्व इन हम्म। इट। तो उसमें जो है वो खैर अभी एक एसआरओ निकला था 2023 के एंड में, जिसमें उसने कुछ आइटम्स को परमिसिबल नहीं किया था, लेकिन फिर भी काफी कुछ उसमें ऐसा है भी, अभी भी है। सही सही। चलें जी, आज का सेशन यहाँ पर रोक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा वो फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हो जाएगा।